आज मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर एक संशोधन बिल पेश किया है। वो वक्फ बोर्ड में बदलाव करना चाहती है, जिसे विपक्षी दलों ने मुस्लिम विरोधी बताकर यह कहना शुरू कर दिया कि अगर इस बिल ने कानून का रूप ले लिया तो देश भर के मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे। इसी तरह आरोप है कि लोगों को जातियों में बांटकर उनके बीच संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश हो रही है और जातिगत जनगणना को भी राहुल गांधी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। यह दूसरा मुद्दा है। तो फॉर्मूला क्या है वो आप समझ लीजिए। फॉर्मूले में मुसलमानों के बीच असंतोष पैदा करना, हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट देना, तीसरा किसानों के आंदोलन को फिर से जीवित करने का प्रयास करना। और इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने पंजाब में आंदोलन कर रहे कुछ किसान नेताओं से मुलाकात भी की है। और इससे भी ऐसा लगता है कि जैसे सरकारें अपने बजट में जिस तरीके से सभी वर्गों का ध्यान रखती हैं, ठीक उसी तरह लोगों में असंतोष पैदा करने के लिए विपक्ष भी सभी वर्गों का ध्यान रख रहा है। सभी वर्गों की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब विद्रोह होगा तो उसके लिए सब वर्गों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए पहले मुसलमानों में असंतोष पैदा किया जाए, उसके बाद किसानों में असंतोष पैदा किया जाए, उन्हें भी भड़काया जाए, जातिगत जनगणना की जाए ताकि हिंदुओं में जो जातियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर दें, हिंदू समाज को अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति के बीच में बांट दिया जाए। चौथा, मणिपुर के मुद्दे पर भी देश में एक ऐसा नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है जिससे लोगों को यह लगे कि मणिपुर अब खत्म हो रहा है और इससे एक तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बड़ी खतरनाक कोशिश हो रही है। और यह बात खुद सरकार ने ही कही है। पांचवां फॉर्मूला, बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं में असंतोष पैदा किया जाए और जिन लोगों के पास नौकरियां और रोजगार हैं उनके दिमाग में भी यह बात भरी जाए कि सरकार रोजगार को लेकर कुछ नहीं कर रही और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, या फिर लोगों को जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा मिल नहीं रहा है। और आखिरी फॉर्मूला यह है कि विपक्षी दल बांग्लादेश की तरह भारत में भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाना चाहते हैं और लोगों में यह धारणा बनाना चाहते हैं कि भारत में चुनाव बेईमानी से हुआ था, चुनाव के नतीजों में बेईमानी हुई है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत के चुनावों को बांग्लादेश के चुनावों से जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। भारत का लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है और जो भारत का चुनाव है उससे पूरी दुनिया सीख लेती है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि आज भारत से ज्यादा स्थिर लोकतांत्रिक देश इस दुनिया में कोई और नहीं है। लेकिन फिर भी एक कोशिश हो रही है लोगों को यह बताने की कि इस चुनाव में धांधली हुई है, बेईमानी हुई है और असल में मोदी सरकार को लोगों ने चुना ही नहीं है और वो बेईमानी करके यहां तक पहुंचे हैं। ये 5 पॉइंट का एक फॉर्मूला विपक्ष के नेताओं ने तैयार किया है। और आप अपने आसपास जब भी हर रोज अगर आप खबर देखेंगे, न्यूज देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे तो आपको विपक्ष की तरफ से कोई ना कोई इन 5 में से कोई ना कोई पॉइंट आप तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। बांग्लादेश में विपक्षी दलों ने चुनावों का बहिष्कार किया था और इसके कारण वहां पूरे देश में सिर्फ 42% वोटिंग हुई थी, जबकि भारत में सारे विपक्षी दलों ने चुनाव में हिस्सा लिया था और हमारे देश में 66% वोटिंग हुई थी। और इस बार विपक्षी दलों की सीटों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और बीजेपी को बहुमत से 32 सीटें कम मिली हैं, 240 सीटें मिली। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता भारत के चुनावों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इस भ्रम को लोगों ने कहीं सच मान लिया तो बांग्लादेश की तरह भारत में भी बिना चुनावों का इंतजार किए ही ये सरकार पहले ही गिर जाएगी। ये वो 6 मुद्दे हैं जिनका इस्तेमाल करके शायद विपक्ष भारत में सत्ता में वापसी का सपना देख रहा है और यही सपना बांग्लादेश में भी विपक्षी दलों ने देखा था, जिसके लिए उन्होंने वहां के अलग अलग वर्गों में वर्षों तक असंतोष फैलाया और फिर ऐसे बयान दिए जिससे देश के लोग सड़कों पर उतर आए। वरना आप खुद देखिए कि शेख हसीना पिछले 15 वर्षों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन उनके खिलाफ तभी विद्रोह क्यों हुआ जब वहां के विपक्षी दलों ने विदेशी ताकतों से दखल देने की मांग की और लोगों को सड़कों पर उतारकर सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। और आज भारत में भी इसी राजनीति को दोहराने की कोशिश हो रही है और इस बात को आप राहुल गांधी के पिछले साल के एक बयान से और ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। पिछले वर्ष लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा था
कि भारत का लोकतंत्र मर रहा है और इसे बचाने के लिए अमेरिका और यूरोप को भारत में दखल देना चाहिए। और आज पूरी दुनिया देख रही है कि विदेशी ताकतों की दखल से बांग्लादेश का आज क्या हाल हुआ है, बांग्लादेश कैसे जल रहा है। लेकिन राहुल गांधी भी पिछले साल तक क्या कह रहे थे, आज एक बार खुद आप देखिए और याद कीजिए। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि दुनिया के इस भूखंड में देखिए, भारत अकेला ऐसा देश है जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से पूरी तरह स्थिर है। इस नक्शे को ध्यान से देखिए। पाकिस्तान में चुनावों के बाद गृह युद्ध जैसी स्थिति है। अफगानिस्तान में भी तालिबान का शासन आ चुका है, लोकतंत्र मर चुका है। श्रीलंका में दाने दाने के लिए दंगे चल रहे हैं, पूरी तरीके से राजनीतिक अस्थिरता वहां पर है। नेपाल में भी पिछले 15 वर्षों में 10 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। म्यांमार में सेना का शासन है। मालदीव्स में भी चीन के समर्थन वाली सरकार आ चुकी है। और अब बांग्लादेश में भी अशांति और अराजकता का बुरा माहौल है। यानी भारत के चारों तरफ अगर आप देखेंगे इस भूखंड को तो आपको पता चलेगा कि भारत अकेला ऐसा देश है जो स्थिरता के साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें ज्यादातर देश 3000 वर्ष पहले अखंड भारत का हिस्सा थे। लेकिन जो देश भारत से टूटकर अलग हुए वो कभी भी खुश नहीं रह पाए। देखिए, ये सारा जो इलाका मैं आपको बता रहा हूं, एक जमाने में ये भारत का ही भूखंड था। जो देश भारत से अलग हुए वो कभी भी खुश नहीं रहे। और आज जब इस पूरे भूखंड में भारत अकेला ऐसा देश है जहां अशांति और खून खराबे का माहौल नहीं है, तब हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता सिर्फ सत्ता में आने के लिए भारत के बांग्लादेश बनने का इंतजार कर रहे हैं। और असल में राजनेता पूरी दुनिया के ऐसे ही होते हैं। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए विदेशी ताकतों से हाथ भी मिला सकते हैं, अपने देश को अस्थिर भी बना सकते हैं। और आज भी हमारे देश में यही हो रहा है। और इस बात को आप हमारे अगले विश्लेषण से और अच्छी तरह से समझ पाएंगे जो वक्फ एक्ट के बारे में है। आपको आज हम यह बताएंगे कि क्या भारत में वक्फ का वक्त समाप्त होने वाला है और क्या मोदी सरकार मुसलमानों से उनकी जमीनें छीनना चाहती है। ये दोनों वो सवाल हैं जो हमारे विपक्षी दलों की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं और उनका कहना है कि मोदी सरकार पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। आज मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक नया बिल पेश किया जिसमें 40 संशोधन यानी बदलाव किए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह बिल संविधान के अनुरूप है। इससे गरीब और पिछड़े मुसलमानों को फायदा होगा। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी होगी और अभी वक्फ की संपत्तियों और इसके प्रबंधन में जिन मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है वो कब्जा समाप्त हो जाएगा और वक्फ की संपत्तियों से जरूरतमंद लोगों की मदद हो पाएगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। इससे देश दो हिस्सों में बंट जाएगा और सरकार हिंदुओं को खुश करने के लिए वक्फ के खिलाफ यह कानून लेकर आई है। और विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि अगर इस बिल ने कानून का रूप ले लिया तो देश में तनाव पैदा हो जाएगा और लोग सड़कों पर उतर आएंगे। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। विपक्ष ये कह रहा है कि अगर ये कानून बन गया तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे। You are removing the clause of waqf by use through this amendment. That means there is going to be a dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं। और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? This bill is intended to, this is a malice, this suffers from
malice in law. It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. And we know already many old mosques are in danger today. And then there is hate, division, issues among the people of the country. And this bill is specifically targeting a particular community, a particular religious group. हम लोग तो इसका विरोध करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल जो हमारा दल है इसका विरोध करेगा और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के सभी दल इसका विरोध करेंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया है, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो उन संपत्तियों की देखरेख करता है जिन्हें अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन दान में दे दी तो वो जमीन अल्लाह की हो जाती है और हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड उस संपत्ति का मालिक बन जाता है। और अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई सरकारी जमीन पहले किसी जमाने में उसके द्वारा इस्तेमाल होती थी तो उस पर भी वो अपना दावा कर सकता है। और यही वजह है कि आज देश में न जाने ऐसे कितने मामले हैं जिनमें लोगों की निजी संपत्ति, सरकारी जमीन, नगर निगम की बिल्डिंग्स, पार्क, तालाब, यहां तक कि अदालतों की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है और कहता है कि ये किसी जमाने में हमारी जमीन थी, इसलिए इसे वापस किया जाए। और इन्हीं सारे विवादों को देखते हुए सरकार ने इस कानून में 40 बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विवाद इन 5 संशोधनों को लेकर हो रहा है। जरा ध्यान से इन बदलावों को समझिए। पहला संशोधन यह है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति, संगठन, कंपनी या सरकार की जमीन पर अपना दावा करता है तो वो व्यक्ति उस दावे के खिलाफ वक्फ ट्राइब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, जबकि मौजूदा कानून में अभी इसकी छूट नहीं है। और अगर आज वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा करता है तो उसे सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही अपनी अपील करनी पड़ती है। देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है। और मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आज आपकी जमीन पर अगर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर दे तो आप आज अदालत नहीं जा सकते। सरकार चाहती है कि किसी की भी जमीन अगर विवाद में आती है तो वो अदालत में जा सके, इसके खिलाफ अपील कर सके। दूसरा संशोधन यह है कि अब ऐसे मामलों में वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं माना जाएगा और इसके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी, जबकि मौजूदा कानून में यह लिखा है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को आगे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। सोचिए, ये अपने इस देश के अंदर एक अलग कानून चल रहा है, वक्फ ट्राइब्यूनल का अलग ही कानून है और उसके खिलाफ आप देश की किसी अदालत में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तीसरा बदलाव यह है कि जब तक कोई जमीन वक्फ को दान में नहीं दी जाएगी तब तक वक्फ उस जमीन पर अपना दावा नहीं कर सकेगा, जबकि मौजूदा कानून कहता है कि अगर किसी जमीन पर किसी जमाने में कोई मस्जिद थी या उसका इस्तेमाल इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए या किसी उद्देश्य के लिए होता था तो वह जमीन अपने आप ही वक्फ बोर्ड की हो जाती है और वक्फ बोर्ड उस पर कभी भी अपने दावे का नोटिस भेज सकता है। चौथा संशोधन यह है कि अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों को भी प्रवेश दिया जाएगा, जबकि मौजूदा कानून कहता है कि महिलाएं और दूसरे धर्मों के लोग वक्फ बोर्ड के सदस्य नहीं हो सकते।
और 5वां संशोधन ये कि विवाद की स्थिति में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे जिला कलेक्टर कर पाएगा। और अगर सर्वे रिपोर्ट में यह आता है कि जिस जमीन पर वक्फ ने दावा किया है वो उसकी नहीं है, तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी। जबकि फिलहाल वक्फ की संपत्तियों के सर्वे करने को लेकर स्पष्ट प्रक्रिया कोई भी नहीं है। विपक्ष इन संशोधनों का जबरदस्त विरोध कर रहा है और इस बिल को लेकर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं ने भी अपनी आपत्ति जताई है। इन सब का कहना है कि इसी देश में अलग अलग सरकारों ने कई मंदिरों को लेकर ट्रस्ट और प्रबंधन समितियां बनाई हैं जिनमें मुसलमान नहीं हैं। लेकिन अगर इनमें मुसलमानों को शामिल करने के लिए कोई कानून लाया जाता है तो क्या हमारे देश के हिंदू इसे स्वीकार करेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न उन्होंने पूछा है। मुस्लिम समुदाय की एक और आपत्ति है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है, इसलिए इन संपत्तियों की देखरेख और इनके प्रबंधन में दखल देना इस्लाम धर्म का अपमान है। और हमें लगता है कि सरकार को इन सारी आपत्तियों को ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन इसी के साथ आज देश के मुसलमानों को भी यह सोचना चाहिए कि क्या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से उन्हें कभी भी वो फायदा मिला है जिसका जिक्र कुरान में किया गया है। कुरान में लिखा है कि अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए दान करना जरूरी है और आप जो दान करते हैं उसके बारे में अल्लाह को पता होता है, अल्लाह सब देख रहा होता है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई थी, जब मुखारिक नाम के एक यहूदी ने पैगंबर मोहम्मद साहब से कहा था कि वो अपने 7 बागान उन्हें देना चाहता है और ये वो बागान थे जिनमें खजूर के 600 पेड़ लगे हुए थे और ये जमीन का पहला टुकड़ा था जो दान देने वाले यानी किसी वाकिफ से पैगंबर मोहम्मद साहब को वक्फ में यानी दान में मिला था। और इस दान में मिली जमीन से पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना के गरीब मुसलमानों की मदद की थी और वक्फ की संपत्तियों का मकसद भी बिल्कुल यही था। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से गरीब और पिछड़े मुसलमानों की मदद होनी चाहिए थी और होनी थी, यही तो मकसद था। लेकिन हम आज अपने मुस्लिम भाइयों से, अपने मुसलमान दर्शकों से, इस देश के मुसलमानों से यह पूछना चाहते हैं कि आप में से कितने मुसलमानों को, आप में से कितने लोगों के परिवारों को गरीबी से दूर, गरीबी से ऊपर उठने के लिए वक्फ बोर्ड से मदद मिली है? आप खुद बताइएगा, लिखकर भी आप हमें बता सकते हैं कि आपके जीवन में आपको कभी वक्फ बोर्ड से कोई मदद मिली है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो वक्फ बोर्ड की वजह से गरीबी से बाहर निकल गए होंगे? हमारे देश में वक्फ बोर्ड साल दर साल लाखों एकड़ जमीन का मालिक बनता गया, लेकिन इन संपत्तियों से गरीब और पिछड़े मुसलमानों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। आंकड़े आपके सामने मैं पेश करता हूं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के लगभग 32% मुसलमान अशिक्षित हैं यानी पढ़े लिखे नहीं हैं और 30% मुसलमान गरीब हैं। अगर इस्लाम धर्म में बताई गई बातों का ईमानदारी से पालन होता तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से देश के मुसलमानों की इस गरीबी को और इस निरक्षरता को बदला जा सकता था। लेकिन वक्फ बोर्ड ने आम मुसलमानों के लिए कभी कुछ नहीं किया और वक्फ बोर्ड असल में एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह बन गया। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बहुत सारे मुसलमान अपनी रिपोर्ट में बता चुके हैं।